Now question 1.27. In a certain region of space, electric field is along the z direction throughout. The magnitude of electric field is however not constant but increases uniformly along the positive z direction. पॉजिटिव z डायरेक्शन में एक वेरिएबल फील्ड लगी हुई है, वो अप्लाई की हुई है. ऐसी फील्ड जिसका डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा है पर वो फील्ड मैग्नीट्यूड में बदल रही है और इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली पॉजिटिव z की डायरेक्शन में एट द रेट ऑफ 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर. मतलब क्या दे रखा है हमको, ये दिया है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड मैग्नीट्यूड में विद डिस्टेंस. कितना दे रखा है, वो है 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर. ये हमको गिवन है. आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क. हमको चाहिए फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम हैविंग अ टोटल डायपोल मोमेंट इक्वल टू 10 टू दी पावर -7 कूलम मीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन. मतलब सिस्टम क्या है, एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट इतना दिया हुआ है 10 टू दी पावर -7 कूलम मीटर और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन. अब आपको याद दिलाता हूं मैं कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. चार्जेस कैसे होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के, ऑपोजिट नेचर के और उनको बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखते हैं. डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव. तो डायरेक्शन ये है डायपोल मोमेंट की, पी की, और पी की डायरेक्शन यदि डाउनवर्ड्स है, यानी ये कौन सा चार्ज है, ये है माइनस क्यू और ये वाला चार्ज है प्लस क्यू. ये उस डायपोल के चार्जेस हो गए और इनके बीच की सेपरेशन हम मान लेते हैं डी जेड. डी जेड ये हमने उनके बीच की सेपरेशन अज्यूम कर ली, डी जेड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगी हुई है जो मैग्नीट्यूड में बदल रही है. तो यहां मान लेते हैं इसकी लोकेशन पर फील्ड है ई प्लस क्यू की और माइनस क्यू की लोकेशन पर वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब वो होगी ई वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर. अब हमको चाहिए क्या क्या है, फोर्स और टॉर्क. तो पहले निकालते हैं फोर्स की. नेट फोर्स इस सिस्टम पर यानी डायपोल पर कितना लग रहा है. अब फोर्स के लिए क्या करेंगे, अलग अलग दोनों पर फोर्सेस फाइंड करेंगे. प्लस क्यू पर कितना फोर्स आएगा, ये चार्ज है प्लस क्यू, फील्ड है ई, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स आएगा क्यू ई. इसी डायरेक्शन में आया तो यूनिट वेक्टर का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये है पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्यू ई वेक्टर और इसमें के कैप का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये फोर्स लगेगा प्लस जेड की डायरेक्शन में. अब इस पर कितना फोर्स आएगा, माइनस क्यू चार्ज पर, तो माइनस क्यू चार्ज पर आएगा कितना फोर्स, चार्ज लेंगे माइनस क्यू, या आप चाहें तो यूनिट वेक्टर में माइनस साइन दे देना. तो यहां पर चार्ज हमने ले लिया क्यू, फील्ड कितनी है ई प्लस डी, ई प्लस डी ई, यह फील्ड माइनस क्यू की लोकेशन पर, और यहां पर आएगा यूनिट वेक्टर पर वो आएगा माइनस के कैप क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड है ऊपर और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के ऑपोजिट फोर्स आता है तो माइनस के आएगा. तो ये हो गया उस पर एक्ट करने वाला नेट फोर्स डायपोल पर या उस सिस्टम पर. तो अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्यू ई वेक्टर के कैप ये आएगा, फिर ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस क्यू ई के कैप और एक टर्म और आएगी माइनस क्यू डीई डीई और क्या के कैप, माइनस क्यू डीई के कैप. यानी फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड में क्यू डीई और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव जेड की डायरेक्शन. ये आ गया उसके ऊपर फोर्स. इसको दोबारा यहां लिख देते हैं, नेट फोर्स कितना आएगा क्योंकि ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, तो फोर्स आ गया विद माइनस साइन क्यू डीई वेक्टर और ये डायरेक्शन के लिए लगा हुआ है माइनस के. तो ये आ गया फोर्स. अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमें नोन क्या क्या है, नोन है हमें डी अपॉन डी जेड.
डी के चेंज होने का रेट हमको मालूम है, और और क्या पता है हमको, पी की वैल्यू भी मालूम है, पी की वैल्यू भी मालूम है। तो आगे इसकी सॉल्विंग के लिए एक काम करते हैं, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं अभी। एफ बराबर कितना होगा, वो होगा क्यू इंटू डी इन मैग्नीट्यूड, और इस डी को डी जेड से कर देते हैं डिवाइड, और डी जेड से ही मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अब इसमें से Q इंटू डी जेड को क्या लिख सकते हैं हम, P, मैग्नीट्यूड P का, बच क्या गया डी अपॉन डी जेड। और अब वैल्यूज डाल देते हैं। P की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻⁷, और DE अपॉन डी जेड भी मालूम है, वो है 10⁵ यानी क्या बच गया 10⁻⁻², 10⁻⁻², और ये आया क्या, फोर्स, यानी न्यूटन में हमारा आंसर आ गया। तो ये तो हो गया फोर्स। और क्या चाहिए था, और चाहिए था हमें टॉर्क। टॉर्क कैसे आएगा, तो अब मैं याद दिलाता हूं फिर से आपको। टाउ बराबर होता है P क्रॉस E, P क्रॉस E। हालांकि E जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फिर भी P क्रॉस E, सिर्फ डायरेक्शन से ही हम बतला सकते हैं कि टॉर्क कितना होगा। अब E इधर एक्ट कर रहा है, भले ही वो मैग्नीट्यूड में बदलने वाली फील्ड है, पर उसकी डायरेक्शन ये है, और ये है डायरेक्शन P का, मतलब वो है एंटी पैरेलल। तो जब आप फाइंड करेंगे इस क्रॉस प्रोडक्ट को, तो थीटा होगा 180, पी साइन 180, और साइन 180 होता है 0, यानी टॉर्क कितना होगा, 0। टॉर्क होगा 0, और फोर्स वो हमने फाइंड। अब ये क्वेश्चन 1.28, पार्ट ए, कंडक्टर ए with a cavity as shown in figure A is given a charge capital Q। ये कंडक्टर है जिसमें एक कैविटी है, कैविटी मतलब होलो, और इसे चार्ज दिया हुआ है Q। शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, उसको जो कुछ चार्ज हम देते हैं वो सिर्फ उसकी आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है। और एक और प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 होती है। तो हम गॉस थ्योरम से इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो कुछ चार्ज हम बाहर से देंगे वो सिर्फ आउटर सरफेस पर होगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो हमें गॉसियन सरफेस सपोज करते हैं जिस कैविटी को एनक्लोज कर लेती है। ये है मेरी गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस का फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो क्या करते हैं उसके लिए, गॉसियन सरफेस पर एक एलिमेंट्री एरिया सपोज करते हैं ds, वहां देखते हैं कि फील्ड कितनी है, और E डॉट ds से एलिमेंट्री फ्लक्स निकालते हैं, और फिर इसका करते हैं इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। और ये किसके बराबर होगा, ये क्या फाइंड किया हमने, नेट फ्लक्स। और नेट फ्लक्स होता है इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 है, तो फील्ड 0 होने से इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 0, यानी क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 है। एप्सिलॉन नॉट 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब चार्ज जो इस कैविटी के अंदर है या गॉसियन सरफेस के अंदर है वो कितना है, 0। तो इससे जस्टिफाई हो गया कि बाहर से जो कुछ चार्ज हम इसे देंगे कंडक्टर को, वो सिर्फ आउटर सरफेस पर ही रिसाइड करेगा, इस कंडक्टर के अंदर भी नहीं होगा, इस कैविटी के अंदर भी नहीं होगा। तो ये बात जस्टिफाई हो गई। पार्ट बी में बोल रहे हैं अनदर कंडक्टर बी विथ चार्ज Q, एक और कंडक्टर लिया B, ये है वो कंडक्टर जिसके ऊपर कितना चार्ज है, Q, इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग B इंसुलेटेड फ्रॉम A। इस B को A से इंसुलेटेड रखा हुआ है, येलो से बनाया हुआ ये कंडक्टर है B, उस पर चार्ज है Q। दूसरा कंडक्टर है A, B को उस कैविटी के अंदर रख दिया है, A और B दोनों इंसुलेटेड हैं। शो दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ A इज कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। फिर से इस पार्ट बी को जस्टिफाई करने के लिए क्या बतलाना है हमको कि आउटसाइड सरफेस पर ये चार्ज है कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। तो फिर से मैं यहां पर बनाता हूं एक गॉसियन सरफेस जो इस कैविटी को एनक्लोज कर रही है, उस चार्ज Q को भी एनक्लोज कर रही है B को। तो अब नेट फ्लक्स इसका कितना होगा, तो नेट फ्लक्स होगा E डॉट डी एस का इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, और ये कितना होगा, ये होगा क्यू एन
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फील्ड तो जीरो होती है कंडक्टर के अंदर, फिर से इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, यानी ये इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। और इंटीग्रल की वैल्यू यदि जीरो है तो नेट चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा वो जीरो होना चाहिए। अब वो जीरो कैसे होगा, चार्ज तो क्यू प्रेजेंट है, वो जीरो होगा यदि इंडक्शन से इस कैविटी पर आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। इस तरह कैविटी पर चार्ज आना होगा नेट चार्ज को जीरो करने के लिए। तो इंडक्शन से यहां आ गया माइनस क्यू। अब कोई सोर्स तो इससे कनेक्टेड है नहीं कंडक्टर से, तो यदि इसके ऊपर माइनस क्यू आया है तो कहां से आया होगा, इसी कंडक्टर में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। इंडक्शन से यहां आया माइनस क्यू, तो आउटर सरफेस पर कितना आएगा, प्लस क्यू, यानी आउटर सरफेस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो एज प्रॉपर्टीज इनको हम याद रख सकते हैं। तीसरी बात क्या बोली हुई है यहाँ, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स इन इट्स एनवायरमेंट सजेस्ट अ पॉसिबल वे। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए एक फिगर ड्रॉ कर रखा है। मान लो ये ब्लू से बना हुआ ये है कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, और इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से क्या करना है, हमको इसको शील्ड करना है। शील्ड करना है मतलब प्रोटेक्ट करना है। तो हमको एक पॉसिबल वे पूछा हुआ है, तो हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, उसमें कैविटी बनाकर और इस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को उसके अंदर रख देते हैं। इससे क्या होगा, जैसी फील्ड में से रखेंगे इस सिस्टम को, तो होगा ये कि अंदर ये बाहर से एक फील्ड तो लगी ही रही है, मैं यहाँ शो करके दिखाता हूँ उसको। ये है जो फील्ड आपने लगाई है, ईओ कहते हैं इसे, आउटसाइड फील्ड। और होगा ये क्योंकि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर होने से क्या होगा, इंडक्शन से अंदर एक इंड्यूस्ड फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये आउटसाइड फील्ड जो बाहर से लगाई है अप्लाइड फील्ड है ये, और अंदर इंडक्शन से चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये पहले कैसा था, न्यूट्रल, फील्ड की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन्स सब इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और इधर इलेक्ट्रॉन्स का आएगा डेफिशिएंसी से आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इन चार्जेस की वजह से जो इंड्यूस चार्जेस हैं इनकी वजह से एक इंड्यूस्ड फील्ड पैदा हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, अंदर इस कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो हो जाती है। ये दोनों इक्वल ऑपोजिट होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, अंदर नेट फील्ड हो जाती है जीरो। अब नेट फील्ड जीरो होने से क्या होगा, इस रेड से जो मैंने बनाया हुआ है इसी को यदि हम गॉसियन सरफेस सपोज कर लें, गॉसियन सरफेस यदि सपोज कर लेंगे, तो अंदर कोई चार्जेस प्रोड्यूस नहीं होंगे, इंडक्शन से नहीं आएंगे चार्जेस, अंदर फील्ड भी जीरो हो गई और अंदर कोई चार्जेस भी नहीं होंगे। फील्ड के जीरो होने से फ्लक्स जीरो हो जाएगा, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। फ्लक्स जीरो होने से अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कैसा हो जाएगा, सेफ, प्रोटेक्ट हो जाएगा इन एक्सटर्नल फील्ड से। तो इस तरह किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को कैविटी वाले क्वेश्चन 1.29, a hollow charge conductor has a tiny hole cut into its surface. Show that the electric field in the hole is sigma upon 2 epsilon naught n cap, where n cap is the unit vector in the outward normal direction and sigma is the surface charge density near the hole. तो ये मान लेते हैं कि अभी ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसमें कोई होल अभी कट नहीं किया हुआ है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सरफेस पर, और इसके पास किसी पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू आप जानते हैं, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसी भी कंडक्टर के लिए। अभी हमने उसे स्फेरिकल सपोज किया है, पर ये किसी भी कंडक्टर के पास फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसमें एन कैप लगा देता हूं। आउटवर्ड नॉर्मल है, ये आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये जो फील्ड है इसको हम दो कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। कौन से दो कंपोनेंट्स, एक तो वो जो होल है, अब ये होल उसमें कट करने के बाद होल की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हुई उसको मैं लिख देता हूं ई एच, ये होगी फील्ड, और रिमेनिंग स्फीयर ने जो प्रोड्यूस की होगी
वो फील्ड और इन दोनों के सुपर पोजिशन से नेट फील्ड हमको ये मिली हुई है। तो ये है वो नेट फील्ड, इसको हम लिख सकते हैं एज प्रोड्यूस्ड बाय द होल और एज प्रोड्यूस्ड बाय द रिमेनिंग स्फीयर और इनका वेक्टर एडिशन, ये होगी नेट फील्ड। अब उसमें कट किया जब हमने ये होल, और ठीक अंदर किसी पॉइंट पर यदि हम बात करें, ठीक अंदर किसी पॉइंट पर बात करेंगे, क्योंकि ये कैसा है क्या, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, और ठीक अंदर यदि हम बात करेंगे जस्ट इनसाइड द होल, तो वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलने वाली है, वो मिलने वाली है जीरो। और वो जीरो क्यों मिली होगी, क्योंकि ये जो ई एच वेक्टर है, मतलब जो होल ने प्रोड्यूस की है फील्ड और जो रिमेनिंग स्फीयर ने प्रोड्यूस की होती, उनका एडिशन है जीरो, वेक्टर एडिशन। तभी फिर हमको नेट फील्ड कितनी मिलेगी, जीरो, जस्ट इनसाइड पॉइंट पर। इसका मतलब ये दोनों फील्ड्स कैसी हैं, ये दोनों फील्ड्स हैं इक्वल और ऑपोजिट, तभी इनका वेक्टर एडिशन हमको मिला है जीरो। मैग्नीट्यूड्स इनके बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे और डायरेक्शंस तो ऑपोजिट होना ही चाहिए, तभी वेक्टर एडिशन फिर जीरो आएगा। इसका मतलब ये दोनों फील्ड्स मैग्नीट्यूड्स में बराबर हैं, और मैग्नीट्यूड्स में बराबर हैं यदि, तो सिर्फ यदि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमें होल के लिए फील्ड निकालनी है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई एच, यानी ये बन जाएगा 2EH यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी होल ने प्रोड्यूस की हुई फील्ड कितनी हुई, वो हुई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और यही हमसे जस्टिफाई करने को बोला हुआ था, और वो कहाँ होगी, वो होगी आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में। अभी 1.30, obtain the formula for the electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda without using Gauss law. Hint दिया हुआ है, use Coulomb's law directly and evaluate the necessary integral. Gauss law से आपने इसको सॉल्व किया होगा, कितनी आती है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की फील्ड, वो होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। अब यहाँ मैंने वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिखाया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा, मतलब पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस लेंथ पर, और ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहाँ हमको फील्ड बताना है। ये मैंने रेफरेंस की लाइन बना रखी है, ये पॉइंट मैंने सपोज किया वेल इनसाइड, ठीक ठाक अंदर है ये पॉइंट, मतलब कॉर्नर्स पर नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी है स्मॉल r, हमको चाहिए यहाँ फील्ड, क्या करेंगे, तो इस पॉइंट O से एक एलिमेंट में कंसिडर करूंगा डिस्टेंस y पर, और इस एलिमेंट की लेंथ सपोज कर लेता हूं कि यह है dy। dy, ये जो रेड से दिखाया हुआ एलिमेंट है, ये दिखाया है बड़ा सा, है बहुत छोटा सा, dy इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, यूनिट लेंथ में यदि लैम्डा है तो इस dy लेंथ में कितना चार्ज होगा, उसको हम लिख सकते हैं dq। वो कितना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू ये लेंथ dy, ये होगा dq। और अब आप कूलम्स लॉ से जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की फील्ड कितनी होती है, उसको मैं dE लिख सकता हूँ, dE एलिमेंट्री फील्ड, वो होगी k, ये चार्ज लैम्डा dy अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी होगी इस एलिमेंट से p की, अब ये y नोन है, r नोन है, तो ये होगा रूट r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका भी हमको करना है स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर होकर फिर ये हो गया आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गई एलिमेंट्री फील्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो क्योंकि हमने इसे पॉजिटिव सपोज किया है तो डायरेक्शन फील्ड का ये होगा, ये एलिमेंट्री फील्ड जो किसने प्रोड्यूस की, इस एलिमेंट ने, इस एलिमेंट ने। और ये एंगल हम सपोज कर लेते हैं थीटा, ये थीटा क्या है, तो इस एलिमेंट का एंगुलर पोजीशन, ये लीनियर पोजीशन या एंगुलर पोजीशन। और अब इस डी के करता हूं मैं कंपोनेंट्स, मतलब रिजॉल्व करता हूं डी को, ये परपेंडिकुलर टू वायर एक कंपोनेंट मिलेगा और एक पैरेलल टू वायर मिलेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑब्वियसली ये होगा डी कॉस थीटा और ये होगा डी साइन थीटा। अब हमको क्या करना है, अब हमको ऐसा ही एक एलिमेंट इधर कंसिडर करना है, कहीं ऊपर, कहीं ऊपर कंसिडर करना है, इतनी ही डिस्टेंस पर ले लेता हूं मैं उसको, यहां पर एक एलिमेंट और कंसिडर करेंगे,
यहाँ कहीं, यहाँ कंसिडर करेंगे dy लेंथ का एलिमेंट, तो चार्ज तो उस पर इतना ही होगा, फील्ड भी इतनी ही होगी, ये डिस्टेंस क्योंकि फिर से हो जाएगी y, बस उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सिमेट्री की वजह से ये भी एंगल थीटा होगा, ये थीटा हुआ तो इसके भी कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा डी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा डी साइन थीटा। अब डी साइन थीटा ये जो कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे इस पेयर के लिए, और डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स ऐड अप होंगे। ऐसा बहुत सारे पेयर्स होंगे, सबके लिए ऐसा ही होगा, उनके कोसाइन कंपोनेंट्स ऐड अप होते हैं और साइन कंपोनेंट्स उसके उनके कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब नेट फील्ड यहाँ पर जो मिलेगी ई, वो होगा इंटीग्रल इंटीग्रल डीई के लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा डीई, और फिर क्या आएगा कॉस थीटा, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। अब लिमिट्स लगाने के पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम करेंगे सब्सटीट्यूशन, और सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, तो इस ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में इस थीटा के करस्पॉन्डिंग ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो इसका लेता हूं मैं tan थीटा। tan थीटा, तो tan थीटा कितना होगा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस r, तो ये हुआ y इज इक्वल टू r tan थीटा। और इसको कर देता हूं मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा dy अपॉन डी थीटा, r ये बाहर आएगा और ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, और इस तरह में dy का वैल्यू मिल गया, dy कितना हो गया r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये मिला dy का वैल्यू। तो यहाँ पर यही सब्सटीट्यूशन मैं करने को कह रहा था आपसे। तो वैसे के कांस्टेंट है, बाहर ले सकते थे उसे, पर अभी बाद में देखते हैं। अब dy ये होगा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ भी वही सब्सटीट्यूट करेंगे, y की जगह क्या डालेंगे r tan थीटा, तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा, r स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये नहीं भूलना है, ये भी था ऑलरेडी यहाँ cos थीटा, यानी हमने मुझे लिमिट्स y वाली थी, मतलब ये वाली थी लीनियर जो पोजीशंस हैं एंड्स की, उसकी जगह ये एंगुलर वाली लिमिट्स अब हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमने उसे डी थीटा में कन्वर्ट कर लिया है। ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, सेक स्क्वायर थीटा, और एक आर स्क्वायर भी था यहाँ, एक आर भी कैंसिल, तो यानी क्या बच गया, के लैम्डा बाय आर, ये हुआ बाहर, और ये इंटीग्रल का साइन, और बचता क्या है कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब थीटा की लिमिट्स क्या होंगी, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो नीचे वाली लिमिट आप बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं, एंगल की लिमिट लगानी है, मतलब माइनस π/2 से प्लस π/2 की लिमिट्स में हमें इसे इंटीग्रेट करना था। तो आगे इसे यहां लिखता हूं मैं, E बराबर के लैम्डा अपॉन आर, ये बाहर, इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा, और फिर लिमिट्स पुट करेंगे उसमें, ये अपर लिमिट, फिर माइनस माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी ये हुआ साइन π/2, ये दोनों मिलकर हो गए 2, यानी 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा अपॉन आर, और डायरेक्शन ये दिख रही है रिजल्टेंट फील्ड की। तो इस तरह हमको फील्ड कितनी मिली, तो हमको फील्ड मिलती है इस डेरिवेशन से, इस डेरिवेशन से हमको फील्ड मिल रही है 2 के लैम्डा बाय आर। अब 2 के लैम्डा अपॉन आर, अब के का वैल्यू डाल देते हैं, के होता है 1/4πε0, बचता क्या है 2 लैम्डा अपॉन आर, ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही दिखने लगेगा जैसा कि हम गॉस थ्योरम से इसको डिराइव करते हैं। तो ये होती है फील्ड, और डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे, और नेगेटिव है तो टूवर्ड्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 1.31, इट इज नाउ एस्टैब्लिश्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स which constitute nuclei of ordinary matter are themselves built out of more elementary units called quarks. A proton and a neutron
consists of 3 quarks each. Two types of quarks, the so-called up quark denoted by U of charge plus 2 by 3e and down quark denoted by D of charge minus 1 by 3e together with electrons build up ordinary matter. Suggest a possible quark combination of proton and neutron. तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि अब तक हमें ये मालूम है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, किसी ऑर्डिनरी मैटर का न्यूक्लियाई इन्हीं से कंसिस्ट होता है, पर इससे भी और एलिमेंट्री यूनिट्स अब एस्टैब्लिश हो गए जिनको क्या कहते हैं, क्वार्क्स, मतलब इनसे भी छोटे, जिनसे मिलकर ये भी बने होते हैं। क्वार्क से मिलकर ही बनते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और क्वार्क्स होते हैं दो टाइप के, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। हमको बताना है पॉसिबल क्वार्क कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पहले बात करते हैं हम प्रोटॉन की। प्रोटॉन का ये कंपोजिशन देखते हैं, पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन प्रोटॉन का। तो मैंने मान लिया कि प्रोटॉन में है N1 अप क्वार्क्स और N2 है डाउन क्वार्क्स, ऐसा मैंने मान लिया। तो चार्ज कितना, N1 अप क्वार्क्स हैं तो प्लस 2e/3 और N2 है डाउन क्वार्क्स, N2 इंटू माइनस e/3। ये होगा टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज हम जानते हैं कितना होता है प्रोटॉन का, E। इसको सॉल्व करने पर एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। तो e/3 कैंसिल आउट हुआ, यहां से मिला 2n1 और यहां आएगा माइनस n2। E कैंसिल आउट हो गया है और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां आ जाएगा। ऐसी एक इक्वेशन मिली और क्वेश्चन में बोला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में 3 क्वार्क्स हैं, यानी n1 n2 का एडिशन कितना है, वो है 3 के बराबर। ये भी हमको गिवन है। अब इन दोनों को हमें सॉल्व कर देना है इक्वेशंस को। तो इनको ऐड कर दें, यदि ऐड करने से क्या होगा, n2 कैंसिल आउट, ये होगा 3n1, 3n1 इज 6 एंड सो n1 इज 2। इसका मतलब इसमें दो अप क्वार्क्स हैं और n1 की वैल्यू यहां डाल देंगे 2, तो n2 बनेगा 1। यानी इसका कॉम्पोजिशन हम क्या लिख सकते हैं, इसमें दो हैं अप क्वार्क्स मतलब U और एक है D। दो अप और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है प्रोटॉन। इसी तरह सॉल्व होगा, किसकी बात हुई है अब, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की तो फिर से मान लेंगे कि N1 है अप क्वार्क्स और N2 है डाउन क्वार्क्स, ऐसा मान लिया। तो अब इसका चार्ज देखते हैं कितना है न्यूट्रॉन का इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स, N1 इंटू 2e/3, या अप क्वार्क का चार्ज प्लस N2 टाइम्स माइनस e/3। पर न्यूट्रॉन पर हम जानते हैं चार्ज होता है 0। अब e/3 कॉमन आकर वो तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2n1 माइनस यहाँ से आएगा n2 इक्वल्स टू 0। और हमसे कहा गया था कि n1 और n2, क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की, इसमें भी टोटल नंबर क्वार्क्स का कितना है 3, तो एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिलेगा। फिर से क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर n2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n2 कैंसिल आउट होकर 3n1 इक्वल्स टू 3, देयरफॉर n1 ये आ गया 1। यानी अप क्वार्क्स हैं कितने, 1। अप क्वार्क यदि 1 है तो डाउन क्वार्क 2 होंगे, यानी इसका कॉम्पोजिशन होगा ऐसा UDD, जबकि वो क्या था UUD, ये होगा UDD। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अभी अगला क्वेश्चन 1.32, पार्ट ए, कंसिडर एन आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। A small test charge is placed at a null point where E is 0 of the configuration. Show that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable. हमसे कहा है कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब जैसी भी आपको माननी है मान सकते हैं, अपनी इच्छा से किसी भी तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमने कंसिडर की, और एक स्मॉल टेस्ट चार्ज नल पॉइंट पर रखा हुआ है। नल पॉइंट क्या होता है, जहाँ रिजल्टेंट फील्ड नेट फील्ड 0 होती है, वहां एक टेस्ट चार्ज रखा है। तो उसके ऊपर फोर्स क्या आएगा, 0, क्योंकि E 0 है तो फॉर्मूला F बराबर QE से फोर्स भी 0 होगा, यानी वो टेस्ट चार्ज होगा इक्विलिब्रियम में। पर हमको ये बताना है कि उसका इक्विलिब्रियम टेस्ट चार्ज का नेसेसरीली अनस्टेबल है। तो हम मान लेते हैं इस विसिनिटी में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है वो नल पॉइंट,
और इस नल पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया हमने प्लस क्यू नॉट, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना, 0। तो यह है इक्विलिब्रियम में। अब इसका इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करके रिलीज करने पर, छोड़ने पर यदि वो वापस आ जाए तो हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और उधर ही चला जाए तो बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो वही चेक करने के लिए हमने मान लो इसको किया डिस्प्लेस। सपोज इसको डिस्प्लेस किया, ये था वो न्यूट्रल पॉइंट, और इस चार्ज को हमने थोड़ी दूर डिस्प्लेस कर दिया प्लस क्यू नॉट। और अब ये हम मानते हैं कि ये हमारा सपोजिशन है कि मान लो कि इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है, और यदि हम ये प्रूफ कर पाए कि ये स्टेबल नहीं है तो वो अपने आप अनस्टेबल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसको खसकाने पर ये वापस आता है, तभी तो इसका इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये वापस क्यों आता है, क्योंकि इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, और इधर यदि फोर्स लग रहा है मतलब फील्ड लाइंस इधर हैं, और फील्ड लाइंस इधर हैं यदि, और यदि यहाँ एक गॉसियन सरफेस सपोज कर लिया जाए इस न्यूट्रल पॉइंट को सराउंड करता हुआ, तो फील्ड लाइंस यदि अंदर है मतलब इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स होगा इनवर्ड, और इनवर्ड यदि फ्लक्स है तो अंदर कोई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, और अंदर कोई चार्ज है नहीं, और यदि चार्ज नहीं है तो फ्लक्स इनवर्ड नहीं है, इसका मतलब ये वापस नहीं आएगा, यानी इसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। इस तरह ये जस्टिफाई होगा। फिर पार्ट बी में कह रहे हैं वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ये है मान लो वो दो चार्जेस, कैसा बोला हुआ है, सेम साइन और सेम मैग्नीट्यूड के, ये भी प्लस क्यू मान लो, ये भी प्लस क्यू है, और इसका इक्विलिब्रियम जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज का इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इस लाइन पर यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ रख लेता हूं मैं उस टेस्ट चार्ज को, अभी हाल फिलहाल यहाँ रख लेते हैं, या यहाँ रखने के पहले यहाँ रखते हैं सपोज, और फिर उसका इक्विलिब्रियम चेक करेंगे हम। इसको यहाँ रखा पहले टेस्ट चार्ज को, तो इसका फोर्स जितना होगा डाउनवर्ड्स वैसा ही फोर्स, उतना ही फोर्स इस वाले चार्ज का इसके ऊपर लगेगा ऊपर, यानी नेट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, 0। नेट फोर्स 0, यानी ये अभी हाल फिलहाल तो कैसा है, इक्विलिब्रियम में। अब इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल ये पता करने के लिए इसको किया डिस्प्लेस करके यहाँ पर जब सोचेंगे तो इसका कैसा फोर्स आएगा इस पर, इसका फोर्स आएगा रिपल्शन का, इसका अभी फोर्स होगा रिपल्शन का, और जब इन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं, ये एंगल थीटा, ये थीटा, इसको भी थीटा कर दें, इसे भी थीटा, तो ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो एडिटिव हो जाएंगे, कोसाइन कंपोनेंट्स, साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। यानी इसको हमने यदि इधर डिस्प्लेस किया है तो इधर डिस्प्लेस करने पर उधर ही वो मूव करने लगा, इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल है। यानी along the line perpendicular to these two charges equilibrium of the test charges unstable, ये justify हो गया। अब ये next question 1.33, a particle of mass m and charge minus q enters the region between the two charge plates initially moving along x-axis with vx like particle 1 in figure। तो यह है वो पार्टिकल जिसकी बात हो रही है, यह है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इस पर चार्ज है माइनस क्यू, और क्या दिया हुआ है, मास उसका दिया हुआ है स्मॉल m। ऐसा एक पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पीड vx से एंटर होता है। यह वो रीजन, ये मान लेते हैं प्लेट है नेगेटिवली चार्ज, ये प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, और फील्ड लगी हुई है कहाँ, ऊपर, फील्ड की डायरेक्शन होगी ऊपर, और यूनिफॉर्म फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, और एक चार्ज पार्टिकल स्पीड vx से इस फील्ड में एंटर होता है। आगे बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ प्लेट इज l एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेंटेन्ड बिटवीन द प्लेट्स के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन तो होगी ऊपर, यहाँ बना देता हूं मैं उसे, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है बिटवीन द प्लेट्स, यूनिफॉर्म है, और प्लेट की लेंथ है l,
ये हमको बताया हुआ है. शो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन of the particle at the far edge of the plate is QE L square upon 2m Vx square. बहुत ही आसान है. अब जैसे ये पार्टिकल एंटर होगा इस फील्ड में, उसके ऊपर फील्ड की वजह से एक फोर्स आने लगेगा. फील्ड कहाँ है? ऊपर. ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो एक फोर्स आएगा डाउनवर्ड्स. कितना? QE. ये होगा फोर्स, और इसको डिवाइड कर दें m से तो ये क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन. अब x डायरेक्शन इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y डायरेक्शन. तो अलोंग x एक्सिस के अलोंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? उसको u बोल रहा हूं मैं, ux. वो कितनी है? वो है vx के बराबर. और एक्सेलरेशन कितना है x में? वो है 0. यानी उसकी मोशन अलोंग x एक्सिस कैसी होगी? यूनिफॉर्म मोशन. एंड अलोंग y एक्सिस के अलोंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, मतलब ui 0 है, पर एक्सेलरेशन है. कितना है? वो है QE बाई m. और कहाँ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यानी y की नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी मोशन होगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. यानी दो मोशन साथ साथ होंगी. तो ये 2 डायमेंशन, यानी मोशन इन 2 डायमेंशन का केस हो गया. x एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन और y एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. बस ये साथ साथ हो रही होती हैं. जो कॉमन फैक्टर होता है वो होता है टाइम. तो बस अब आपको चाहिए क्या है? इसका चाहिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन. इसको हमने ओरिजिन बनाया हुआ है. ये है ओरिजिन. ये पार्टिकल मूव कैसे करेगा? तो ये पार्टिकल मूव करेगा पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा. और जब वो प्लेट से बाहर आएगा तब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो इसको हमने एक्स एक्सिस बोला हुआ है. उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा L और वाई कोऑर्डिनेट होगा ये. और यही हमसे पूछा हुआ है कि उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा. तो हम ये फाइंड करते हैं पहले. ये अज्यूम करते समय कि जिस इंस्टेंट पर इसने एंटर किया है वो इंस्टेंट है 0. और जब ये बाहर निकलता है तब एक्स डायरेक्शन में उसने कितना चला? L. तो टाइम मान लो है t. इंस्टेंट ऑफ टाइम है ये t, या इंटरवल ऑफ टाइम t. बाद ये बाहर निकलता है तो x डायरेक्शन में यदि इसकी मोशन कंसिडर करेंगे तो टाइम कितना होगा? तो टाइम हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन इस डायरेक्शन की वेलोसिटी या स्पीड. तो ये इतना टाइम उसको लगेगा बाहर निकलने में. अब y डायरेक्शन की यदि मोशन कंसिडर करेंगे तो हम लगा देंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वो क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. तो y बराबर यू टी. तो यू वाई तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन उसका ये लिखा हुआ है QE बाई m. और क्या आएगा यहाँ? टी स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर. L स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर. और शायद यही हमें प्रूफ करना था. QE L स्क्वायर अपॉन 2m वी एक्स स्क्वायर इज इट्स डिफ्लेक्शन. अब आगे बोल रहे हैं कंपेयर दिस मोशन विद motion of a projectile in gravitational field discussed in section 4.10 of class 11 textbook of physics. तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा हुआ. ये जो केस है इसको आप कंपेयर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से. आपको मालूम है किसी हाइट h से जब किसी पार्टिकल को इस तरह प्रोजेक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, तब ये तो उसकी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी अनचेंज रहती है. और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, मतलब इसको यदि आप एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसे वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन काम करता है वो होता है g. और पैराबोलिक पाथ पर मूव करता हुआ ये पार्टिकल ग्राउंड के किसी पॉइंट पर गिर जाता है. इसको कहते हैं हम रेंज. तो आपने वहां इसको किया होगा. टाइम कितना लगेगा इसको नीचे आने में? टाइम कितना लगेगा वो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन कंसिडर करना पड़ेगी. और ये हाइट है मान लो h. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे. इस डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, हाफ जी टी स्क्वायर. तो यहां से मिलेगा हमको टाइम कितना होगा? वो अंडर रूट 2h बाई जी. और फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी है vx, उसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो आपको मिल जाएगी ये रेंज.
तो इस तरह का आपने वहां डेरिवेशन पढ़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह की बात यहाँ पर हो रही है, बस वो ग्रेविटेशनल फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33 इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी vx, वो दी हुई है हमें। इफ E इज इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates separated by 0.5 centimeter is 9.1 times 10 to the power 2 Newton per coulomb, where will the electron strike the upper plate? तो फर्क क्या आएगा, उस प्रॉब्लम में क्या हुआ था, अभी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, फील्ड कहाँ थी, फील्ड थी ऊपर। इंस्टेड एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है और वो ऊपर वाली प्लेट से टकरा रहा है, इसका मतलब अब की बार ऊपर वाली प्लेट है पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट है नेगेटिव, और वो ऊपर वाली प्लेट से टकरा जाता है, इसका मतलब उसका पाथ इस तरह का होगा। और ये हमको फाइंड आउट करना है कि कहाँ जाकर वो टकराता है, एक्स फाइंड करना है हमें, जैसा कि इस प्रॉब्लम में हमने किया है। बस फर्क क्या आ गया है कि ये प्लेट हो गई है पॉजिटिवली चार्ज और ये वाली प्लेट हो गई है नेगेटिवली चार्ज, और वो ऊपर जाकर कहीं टकराता है। तो टाइम जब फाइंड करोगे आप, तो टाइम की जगह क्या आने लगेगा, एक्स अपॉन वी एक्स, और बस यहाँ पर बाकी सब तो बातें वही रहेंगी, और इसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले टाइम कितना होगा, x अपॉन वी एक्स, और क्या बताया आपको, y, y मतलब उसका जो डिफ्लेक्शन हुआ, और डिफ्लेक्शन कितना होगा, उस प्लेट सेपरेटेड है 0.5 सेंटीमीटर पर, उसका आधा होना चाहिए, पर इस बुक में एनसीईआरटी में उसे 0.5 से ही सॉल्व कर रखा है। कहने का मतलब यह है कि ये प्लेट्स हो गई, ऊपर वाली प्लेट प्लस, ये माइनस, और चार्ज पार्टिकल को यहां से, इलेक्ट्रॉन को हमने प्रोजेक्ट किया है वी एक्स से, ऐसा प्रोजेक्ट किया है, और कहीं बीच में जाकर वो टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये है एक्स, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का है ओरिजिन। इन्होंने इसको, जो ये वाई है, हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स की जगह इसको ले लिया है 0.5, जबकि यहाँ आएगा 0.5/2। तो y होगा कितना, है डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो इस डायरेक्शन में हमको मालूम है उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इक्वेशन हम लगा रहे हैं, s = ut + ½ at²। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, e अपॉन m, ये एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में, और t² मतलब x² अपॉन vx², और इसमें से आपको x को वर्कआउट करना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन हमको लेना पड़ेगा 0.5/2। तो मैं इसका आंसर अभी आपको बता देता हूँ, 2y m vx अपॉन स्मॉल e कैपिटल E टू दी पावर 1/2। अभी वैल्यूज क्या क्या हैं, 2y की जगह आप लेंगे 0.5/2, सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, m क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 टाइम्स 10 टू दी पावर 31, vx वो हमें दिया है 2 × 10⁻⁶, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 टाइम्स 10 टू दी पावर -19, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 9.1 × 10⁻², और बहुत सारा कैलकुलेशन है, आपको आंसर मिलने वाला है 1.125 × 10 टू दी पावर -2 मीटर, ये आपका आंसर आएगा। यदि आप क्या करेंगे, इसका आधा लेकर काम कर रहे होंगे, तब इसके ऊपर आप थोड़ा सा विचार करना। और 0.5 तो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल यहाँ से प्रोजेक्ट किया होता, नीचे से प्रोजेक्ट किया होता, इस नीचे वाली प्लेट के पास से, तब यह 0.5 ले सकते थे, पर यहाँ हमको 0.5/2 ही लेकर काम करना पड़ेगा।